आप देखने लग रहे हो, मेरे साथ हैं प्रद्युमन जोशीला जी और हिसार में आया हूं। और आज का जो विषय है ना, बहुत सारे टॉपिक्स को छुएंगे हम। और यह वीडियो सिर्फ राजनीतिक लोगों के लिए नहीं है, पढ़ने वाले बड़का खातर है, जो राजनीति, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड, सोशियोलॉजी वो ले रहे हैं उन खातर भी है, या और जो हल्का सा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखे हैं उन खातर भी है। तो बहुत सारे कंटेंट को छेड़ेंगे आज हम। बाबू बेटा हरियाणा में कौन कौन नेता हैं, और माँ बेटी, और संत रामपाल जी, और हरियाणा के खट्टर साहब, अमित शाह, और ए टू जेड मुद्दे। मतलब आप चौटाला साहब को जिक्र कर लो, आप हुड्डा साहब का जिक्र कर लो, और नायब सैनी जी का, और जितने भी हैं सबके बारे में जिक्र करांगे और बड़ी खुल कर चर्चा होगी आज का। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। जब सुबह सुबह उठा ना तो आपकी कभी रील आई पावा है, नमस्कार दोस्तों, मैं ले जब अमित जोश में आ जाओ, वहां जोशीला जी की बात सुनकर। बिल्कुल। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, एकदम दुरुस्त, फिट। मेरा यूं नहीं समझ आता कि बार आपको किस आदमी ने थोड़ा सा पक्ष में रखो, किसी आज इसकी बुराई कर दी, कल इसकी बुराई कर दी, लपेट दो, बख्श दे नहीं किसी। मैं जो हकीकत वो बताता हूँ। अब किसी नेता की मान लो कोई एक मुद्दा है, उसमें उसने सही काम किया है, तो उसकी बढ़ाई भी करनी चाहिए। उसके बाद वो नेता कहीं कोई ऐसा उसका क्लू मिल जाए जिसमें ये लगे कि भाई इसने ये सही नहीं बात रखी, वहां जो है उसकी का विरोध भी करना चाहिए। तो ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। क्या बात है, सीधी साफ स्पष्ट बात। सीधी साफ स्पष्ट बात। बिल्कुल। तो कोई पार्टी, कोई नेता, सब अपने लिए बराबर है। लेकिन अक्सर एक चीज और है शर्मा जी, बहुत लोग ऐसे अंधभगत हैं जो एक नेता के इतने अंधभगत बन जाते हैं। जैसा आपने कहा कि मान लो आज किसी एक नेता की हकीकत, मैं सबकी हकीकत ही बताता हूँ, ठीक है, और वो जब उसकी हकीकत बताएगी तो उसके समर्थकों को ये लगे कि भाई हमारे नेता के तो खिलाफ बना रखे है वीडियो, तो उनका दिमाग एकदम यूज आता है। मेरे पास फोन भी आते रहते हैं सारा दिन, धमकी के भी ना, धमकी तो कौन दे है, ठीक है ना, इतनी हिम्मत कौन किसी की धमकी दे दे, क्योंकि मैं कोई गलत काम तो करता नहीं। तो जब मैं उसको बताता हूं भाई ये इसकी ये कमी, तो वो मान भी जाते हैं। अगले दिन मान लो उस नेता ने को बढ़िया काम कर दिया और उसकी बड़ाई का बना दिया, तो वो अगले दिन दूसरे पास गीत गाते हैं। मतलब दिमाग से बहुत कम लोग काम करते हैं, अंधभगत राजनीति में बहुत ज्यादा है। और उसी का एक नतीजा है, मेरे पास हरियाणा के अलग अलग हलकों से ऐसे ऐसे लोगों के फोन आते हैं, बोला जी मेरा ये छोटा काम है, मेरा ये है। माँ तेरे एमएलए के पास जा, माँ वोट किसने को दिया था, बोला वोट जी फलाने को दिया था, तो माँ उसके पास जा, बोला जी मैं जानता ही नहीं उसने, और मैं वोट, बोला वोट तो बोला पूरा जोर लगा रखा था मैंने। बहुत लोग इस तरह के मिलते हैं। ठीक बात है। बहुत लोग तो ऐसे हैं उनको अपने इलाके का नेता का घर तक का नहीं पता, मैं काम कराऊं तो कराऊं कहां। लेकिन मेरा यह मानना है स्वच्छ लोकतंत्र के लिए जो अंधभगत नहीं बनना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, कोई भी नेता हो, उसका दिमाग थोड़ा बहुत काम जरूर करना चाहिए। जरूर करना चाहिए। एक बड़ी आश्चर्य की आपको एक बात बताऊं जी, ले पहले मैं एक जिक्र छेड़ दूं जी। आज दीपेंद्र हुड्डा साहब का जन्मदिन है, तो बधाई दोगे और बधाई के साथ कुछ क्रिटिसाइज भी करोगे, या क्या आज क्या विचार है हुड्डा साहब को लेके? देखो, आपको मेरी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं जी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई जी। लंबी और स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं जी। और जो पिछले 11 साल से पूरे हरियाणा प्रदेश में एक चर्चा है कि हुड्डा कब राज बनाएगा, अब समय का दौर इस ढंग का चल पड़ा। यार भी मैंने आपकी देखी थी कि 2024 के चुनाव में तो बिल्कुल पीक पे था मामला, लेकिन तब भी नहीं बात बन पाई। अब आज इस जन्मदिन पर यह अंदाजा लग जाएगा कि भविष्य में हुड्डा का राज बनेगा या नहीं बनेगा। इस 1-2 घंटे में, 1-2 घंटे में तो नहीं, पूरे दिन में, क्योंकि पूरे दिन में यूं है ना, कितने के लोग आते हैं विश करने के लिए। मैं इसी चीज पे आ रहा था बीच में। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, देखो इसमें कतई कोई दो राय नहीं जी कि एक ऐसा नेता है जिसका पिता 9.5 साल हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, जो खुद रोहतक से लगातार सांसद बन रहा है, एक चुनाव बहुत मामूली अंतर से आ रहा, राज्यसभा में भी रहा। उसके बावजूद मिलनसारिता में उनका कोई तोड़ नहीं। पूरा दिन हजारों हजार लोगों से वो मिलते हैं, लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, 20-20, 22-22, 25-25 प्रोग्राम एक दिन में वो अटेंड करते हैं, कई 100 किलोमीटर हर रोज चलते हैं। हरियाणा के कई बार तो उनका टूर प्रोग्राम यूं भी देखते हैं कि दिल्ली से नांगल चौधरी और नांगल चौधरी से डबुवाड़ी, पूरा हरियाणा भी क्रॉस कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्या कारण है कि 11 साल से राज नहीं आ पा रहा? इस पर उनको भी मंथन करने की जरूरत है। आपने क्यों लगे क्यों नहीं आ पा रहा? नहीं, मैं उसी चीज पा रहा हूं, इस पर उनको मंथन करने की जरूरत है।
11 साल से जिस सिस्टम को वो अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, जिन लोगों के अनुसार उनकी राजनीति चल रही है, उनको भी अब ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है कि जो उनके इर्द गिर्द लोभी या जिन लोगों को वो आगे बढ़ाया है उन्होंने या बढ़ा रहे हैं, अगर उन्हीं के सारे राज आना था और उन्हीं के कई अनुसार चल करके वो काम कर रहे हैं, अगर उन्हीं से राज आता तो 11 साल में आ ही जाता, 3 ही चुनाव हो गए। कोई तो परिवर्तन करना पड़ेगा ना। बीजेपी क्यों कामयाब है? बीजेपी समय के अनुसार अपने को डालती है। किसी ने यह सोचा था कि नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते? आसपास भी नहीं थी। मैं खुद बिहार के चुनाव में था और उसी बांकीपुर सीट पर था जहां से ये चुनाव लड़ रहे तो थे। नितिन साहब से मिले थे? मिला था मैं कई बार। तो तब उनको लगा था कि भाई मैं बन सकूं? कई नजदीक ही नहीं, एक मंत्री बनने तक का वो लग रहा था भाई ठीक है मंत्री बन जाएंगे। मंत्री पहले भी थे, उनके पिता का बड़ा नाम है, लेकिन खुद ने सपने में भी नहीं सोचा था। दूसरी तरफ क्या कांग्रेस में इस चीज की कल्पना की जा सकती है? आज कांग्रेस की जो बिरानमाटी पिछले 3 चुनाव से लगातार हो रही है, बिरानमाटी शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि जहां भी कांग्रेस 3 बार लगातार आ रही है वहां दोबारा सरवाइव करना बड़ा टेढ़ा काम है। अब दिल्ली देख लो, जीरो नहीं टूट रही, ठीक बात है। उत्तर प्रदेश देख लो, बिहार कितना बड़ा स्टेट है, गुजरात कितना बड़ा स्टेट है, ठीक है ना। महाराष्ट्र में बिना समझौते कुछ नहीं बन पा रहा। हालात देखो ना आप कांग्रेस की, उस कांग्रेस की जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसका इतना बड़ा कैडर समय के साथ कैसे बदला जाता है वो मैं बताता हूं। कांग्रेस 9.5 साल हरियाणा प्रदेश में रही जी, 10 साल केंद्र में भी रही लगातार। आज भी कांग्रेस की ये हालात है कि उनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मुख्यालय तक भी नहीं, पार्टी ऑफिस नहीं है। हिसार में तो बन गया था बहुत साल पहले, लेकिन बहुत से ऐसे जिले हैं जहां जिला में पार्टी का खुद का कार्यालय नहीं है। कहीं कोई किराए की बिल्डिंग में चल रहा है, कहीं कोई नेता ने जो जिला प्रधान है वो किराए पे ले रहा है, यही हालात है। और बीजेपी जैसे ही आई राज में, उसने पहला काम में यूं कराया, बाकी तो बाद की बात है भाई। ठीक बात है। कितने आलीशान ऑफिस बना रखे, बिल्कुल 3 स्टार 5 स्टार वाली फील आवे, दादा पोता बरते। ठीक बात है, ठीक है। हाँ। अब बीजेपी से 20 साल ना आई हो राज में, बैठने की तो कोई दिक्कत नहीं, बैठने का तो ठैया बना ही दिया। अच्छी एफडी करवा रखी है, उस एफडी के ब्याज से जो खर्चा चल रहा है। अब सोच देखो ना, अब कांग्रेस इतने साल तक हरियाणा में राज में रही, कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय देखो, बहुत बार गया हूं मैं, और बीजेपी ने जो अभी बनाया प्रदेश कार्यालय वो देखो, जोफड़ी और महल की तुलना है। मेरे ख्याल से जितने दीपेंद्र और घूमे उतने तो अभी घूम लेते होंगे, लग रहे हैं। सारा दिन घूमने का काम और कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना। आपने 90 के 90 विधायक का तो रहे, कई बार मुलाकात और खूब। आज से नहीं, मैंने तो बहुत साल हो गए, ठीक है ना। मैं तो यूं मान के चलो जो छोटा था जिद का लाग रहा हूं। तरीका है। अच्छा, दूसरा विषय आवा है। अच्छा, जो दीपेंद्र वाली एक बात और रहेगी बीच में जी। तो दीपेंद्र हुड्डा को बिल्कुल ठंडे दिमाग से ये चीज बिल्कुल क्लियर कट एक चीज सोच लेनी चाहिए। एक तो जो लोग इस आंधी में, इस बार से ज्यादा आंधी नहीं आ सकती, जो लोग 10,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए इतनी आंधी में भी, तो अगली बार उनको टिकट देने से पहले विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि जो इतनी आंधी में नहीं जीत पाए आगे कैसे जीतेंगे, ठीक है ना। एक तरफ और वहां नए लोगों को तैयार करना चाहिए। दूसरी बात, जिन मुद्दों को कांग्रेस उठा रही है, कहीं ना कहीं उन मुद्दों में को बहुत लंबा चौड़ा दमबाजी नहीं है। अब वोट चोरी का मुद्दा है, जनता उसको मान ही नहीं रही। वोट चोरी को लेकर के राव नरेंद्र ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, तमाम नेताओं के साथ लग के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों में प्रदर्शन किए। जनता कहां आई? कैथल में, कैथल की बताता हूं मैं आपको, रणदीप सिंह सुरजेवाला राष्ट्रीय महासचिव पार्टी, 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस के एमएलए, और वहां मुट्ठी भर लोग। बताओ, जनता के मुद्दे नहीं उठा पा रही कांग्रेस। बीजेपी और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा अंतर है जी। आज भारतीय जनता पार्टी भले ही सत्ता में है, सरकार में होते हुए पहली ऐसी पार्टी है जो धरना दे देती है। सरकार वाले तो धरने ठुआ रहे हैं, लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो सत्ता में होते हुए भी धरना बैठ जाती है।
जबकि कांग्रेस वाले कुछ नहीं कर रहे। तो मैं किस चीज की वेट कर रहा हूं? जब इलेक्शन है 1.5 साल रह जाएगा, जब उठाऊंगा। वो केवल एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं, मैं जो समझ रहा हूं, कि भाई लोग जब अपना आप तंग हो लेंगे तो धार दौरा आ जाएंगे, ज्यादा ही मेहनत करने की जरूरत नहीं बस। और बीजेपी, एक बहुत कड़वी बात और मैं बताऊं, पिछले 11 साल में राज जो बीजेपी का चल रहा है, ऐसी डीपली बीजेपी ने मेहनत कर ली है, चाहे आरएसएस और चाहे बीजेपी हो, गांव गांव में अपनी टीम खड़ी कर दी है। एक समय वो था जब भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण, बनिया और पंजाबी की पार्टी और शहरी पार्टी माना जाता, ऐसे माना जाता। गांव में को सोता ही नहीं था बीजेपी। ठीक बात है। ठीक है। और आज हालात ये है कि हर गांव में, हर घर में, बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं, हरियाणा के हर घर में, हर गांव में एक आधा तो केवरा पदाधिकारी भी मिल जाए बीजेपी का। वर्कर तो छोड़ दो आप, चाहे उन्होंने उसको पन्ना प्रमुख बना रखा हो। और कांग्रेस के हालात ये है, राहुल गांधी किल की मार मार के मर गया कि संगठन सर्जन अभियान में हम तुरंत प्रभाव से काम करेंगे। आज तक कांग्रेस पार्टी अपने ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बना पाई, अपनी प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं बना पाई, अपने प्रदेश के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं डिक्लेयर कर पाई। कैसे काम चलेगा? बल्कि कांग्रेस तो यहां तक भी सोई हुई थी, 32 जिला प्रधानों की तो एक लिस्ट डिक्लेयर कर दी थी, 33 उन्हें भूल रहे थे। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था और जिसमें यही सवाल उठाया था, वो 33वां भी कर दो डिक्लेयर, उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से डिक्लेयर हुआ है। कैसे काम चलेगा? भारतीय जनता पार्टी तो 2029 के चुनाव की तैयारी कर रही है, कांग्रेसियों में कहीं लग रहा है आपको? और तो छोड़ दो आप, कांग्रेस के 37 एमएलए हैं, उनमें से 37 में से कितने एक ऐसे हैं जिन्होंने धन्यवादी दौरा कर दिया अपने हल्के का? इसी से आप अंदाजा लगा लो। जिन 89 लोगों ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, उनमें से कितने क्या ने धन्यवादी दौरा कर दिया? अपना आप अंदाजा लग जाएगा। अच्छा, मेरा सवाल अगर नारनौंद पे, एकदम नारनौंद के दिमाग में आई जी, एक ये कोई कॉलेज का, नर्सिंग कॉलेज का कोई मुद्दा था जिसमें मैंने उम्मीद लोहान जी को बड़ा सक्रिय देखा, जसी पेटवाड़ साहब को मैंने बड़ा सक्रिय देखा, और कैप्टन साहब की कुछ बाइट मैंने देखी है। क्या लगा है, कौन सच्चा कौन झूठा? कुछ कुछ आरोप उस पर भी लग जाए, उस दूसरे पे भी लग जाए हैं, लेकिन उम्मीद लोहान का पॉजिटिव एक जिक्र लगा मैंने, भाई लोगों ने उनको चाहा है, उम्मीद लोहान इन लोग के हैं। आपने उस मामले पे क्या लगा, कौन सही है कौन गलत है, राजनीति क्या चली है, अगर ब्रीफ में समझा पाओ तो? देखो, कौन सही कौन गलत, ये फैसला तो अब वो जो है मामला कोर्ट में जाएगा, ठीक है, तो वहां से तय होगा। ठीक है, क्योंकि वो जो संचालक उसकी गिरफ्तारी होगी जी, अब तो वहां से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन हम तो ये बता सकते हैं कि जो एजिटेशन वहां चला, उस एजिटेशन में जो मृत प्राय नीलो थी, विशेषकर इस नारनौंद में, क्योंकि नारनौंद एक ऐसा इलाका था जो लोकदल और चौधरी देवीलाल के परिवार का एक गढ़ रहा है, खेती किसानी का इलाका है। ठीक बात है। ठीक है, खापों का इलाका है, यहाँ कहीं सतरोल खाप है, कहीं बारा है, कहीं रोगी खाप है। खापों का बड़ा महत्व है इस इलाके में, तपे और खाप। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो एक आदमी ने एक ऐसा स्टैंड यहां लिया जिसकी वजह से मेरा यह मानना है कि इन बेटियों को आखिर में न्याय मिल पाया, और वो नेता है उमेद सिंह लोहान। क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने बातें रखी, एक एक तथ्य को बड़ा सूझबूझ से उन्होंने बहुत सूझबूझ से काम किया, और इस पूरे मामले में उमेद सिंह लोहान को का स्टैंड काम आया। जबकि जो कांग्रेस के विधायक हैं नारनौंद से, जस्सी पेटवाड़ जी, वो जिस ढंग से बीच में बोल रहे थे, जब उमेद लोहान बोल रहे थे, वो तो प्रशासन से मांग कर रहे थे, लेकिन बीच में जस्सी पेटवाड़ से तो मांग नहीं कर रहे थे ना। और होता क्या है, देखो, एक बड़ा गजब और मामला निकला इस मामले में। विपक्ष का जो विधायक होता है अक्सर, या विपक्ष का कोई भी नेता हो, वो हमेशा ये चाहता है कि सरकार मांगे माने तुरंत प्रभाव से, और नहीं माने तो ये धरना चलता रहे। और विपक्ष के लोग तो हमेशा ये भी चाहेंगे कि कोई भी एजिटेशन हो, जितना लंबा चलेगा उतना ही उनको फायदा है। लेकिन यहां जस्सी पेटवाड़ की जो मंशा दिखी, वो इस धरने को जितना जल्दी से जल्दी ये निपट सके वो निपटवाना चाह रहे थे। कारण तो अब जस्सी पेटवाड़ बता सकते हैं, क्योंकि बार बार वो जिस ढंग से बातें कर रहे थे उससे ये स्पष्ट दिख रहा था कि उनकी दिली मंशा यही है कि ये धरना जल्दी से जल्दी उठे। हालांकि वो उसके पीछे जो कारण बोल रहे थे कि वे बेटियों की पढ़ाई खराब हो रही,
ठीक है, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन मैं एक चीज बहुत गौर करने वाली याद दिलाता हूं दर्शकों को जी। HU यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो तो एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज, ठीक है, और HU यूनिवर्सिटी जिसका दुनिया भर में नाम है, यहाँ के छात्रों ने भी VC को लेकर के एक बहुत बड़ा एजिटेशन बहुत बड़ा किया था, ठीक बात है, किया था, जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राहुल गांधी को लाने की तक की बात की, तैयारी कर दी थी। यहाँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, दिग्विजय चौटाला, आदित्य देवीलाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला और पता नहीं कितने बड़े बड़े नेता आए, ठीक है, आए। यही जस्सी पेटवाड़, देखो विरोधाभासी बातें कैसे होती हैं, यही जस्सी पेटवाड़ यहां मंच पर सरेआम ये कह रहा था कि आप संघर्ष करो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं 4 सांसद और 37 जो विधायक हैं कांग्रेस को, उनके भी आपके साथ ला करके खड़ा कर दूं। हालांकि कुमारी शैलजा को नहीं उन्होंने इंक्लूड किया, लेकिन यहां तो वो कह रहे कि आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। और यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, यहां पढ़ाई खराब नहीं हो रही थी बच्चों की, तो क्या रली मिली कोई नहीं, वो तो देखो जस्सी पेटवाड़ बता सकता है। आखिर मतलब दो तरफा बातें क्यों, अगर पढ़ाई वहां बेटियों की खराब हो रही थी तो यहां भी तो ये भी तो किसी के बेटे बेटियां थी। तो क्या जस्सी पेटवाड़ की इमेज खराब हुई है? देखो इमेज खराब हुई नहीं हुई वो तो अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी एक तो चुनाव में बड़ा लंबा समय है, ठीक है, और राजनीति में एक बयान से इमेज बढ़ जाती है, एक बयान से इमेज खराब होकर आदमी चुनाव हार जाता है। जैसा आपने कहा कि उमेद लोहान बूस्ट हुआ है, बिल्कुल हुआ, इसमें कोई पार्टी उठी है, बिल्कुल। तो अगर एक आदमी उठा तो दूसरा तो बैठेगा फिर। वो तो दरअसल एक बात और है, अगली बात बता देता हूं आपने, इसी चुनाव में जी, ये तो कैप्टन अभिमन्यु को मैं ये समझ रहा हूं कि वो प्योर पॉलिटिशियन नहीं है कहीं ना। ओके, ठीक है जी। कैप्टन अभिमन्यु ने इस चुनाव में जो इंडियन नेशनल लोकदल के जो लोग थे उनको अपने साथ जोड़ने का पूरा प्रयास किया। अगर इस चुनाव में उमेद लोहान ठीक ठाक वोट ले जाते और इनेलो कहीं ना कहीं थोड़ा अभी अप होती, थोड़ा सा भी जी, तो जस्सी पेटवाड़ चुनाव हार जाता, क्योंकि जो इनेलो और कांग्रेस का मूल वोट बैंक कौन है, किसान और जाट। ठीक बात है, ज्यादातर वोट किसान और जाट ही दे रहे हैं इनेलो को या कांग्रेस को जी। और उसमें अगर एक उमेद लोहान और थोड़ा उठ जाता तो कैप्टन अभिमन्यु आसानी से चुनाव जीत सकता था। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी पिछले चुनाव की मैं बताऊं आपको, मैं किसी जाति में पार्टी में विश्वास नहीं करता, ठीक है, और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति ऐसी बन गई है कि वो जातीय सिस्टम पर आधारित हो गया सारा मामला। हर राजनीतिक पार्टी जातियों के हिसाब से टिकटें बांट रही है। जी। नारनौंद में राम कुमार गौतम को जेजेपी ने टिकट दे दी जी 2019 के चुनाव में जी। और राम भगत शर्मा हैं जो एक्स MLA इंडिपेंडेंट बने थे मसूदपुर गांव के, उन्होंने भी कह दिया कि भाई मैं भी चुनाव लड़ूंगा। जी। कैप्टन अभिमन्यु ने उनको अपने पक्ष में बिठा लिया, उन्होंने उनकी सपोर्ट कर दी। अगर राम भगत शर्मा चुनाव लड़ लेते तो उसका फायदा किसको मिलता? कैप्टन अभिमन्यु को मिलता, जो 2 बड़े ब्राह्मण चेहरे हो जाते। जैसे अभी नारनौंद में राम कुमार गौतम जीते हैं जी। वो केवल इसलिए तो जीते कि 2 मजबूत देशवाल खड़े थे। ठीक बात है, जसबीर देशवाल और जो है सुभाष गांगुली। अगर एक देशवाल बैठ जाता, पिछली बार एक देशवाल था तो जीत गया ना सुभाष गांगुली, उससे पहले जसबीर देशवाल एक था तो भी जीत गया। इस बार 2 खड़े होते, दोनों चित होगी, ध्रुवीकरण। यही तो है राजनीति। हाँ ठीक बात है। राजनीति का मतलब क्या है? उच्चारण में भी ऐसा ही हुआ। राजनीति का मतलब है शाम दाम दंड भेद जो कुछ भी है, बायहुक और बायक्रूप, संधि विच्छेद, जो कुछ भी करो लेकिन राज आना चाहिए। अब पेटवाड़ गांव की एक लड़की जी सोनिया दुवन जी, आज वो चाहे कितने लंबे चौड़े दावे करती हुए मैं अगला चुनाव लड़ूंगी, उसके पास मौका था 2024 के चुनाव में। अगर वो 2024 के चुनाव में फार्म भरती, मेहनत तो जस्टिस साहब ने कर रखी थी, नहीं मेहनत कर रखी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने ये देखा है वो पूरे 5 से भी ज्यादा टाइम उन्होंने मेहनत करी है। मैं इस बात में उनको बड़ी बधाई भी देता हूं और बड़ी एक दाद भी देता हूं उनकी जी। मेरा बड़ा पुराना मिलने वाला भी है जस्सी पेटवाड़, तब तो वो बिना पद के था। ठीक है उसके मैं बताता हूं आपको, उसके बाद उनको जो है युवा इनेलो का जो है प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य भी बनाया गया। ठीक है, और जस्सी पेटवाड़ ने एक आम करके
बालक ने, बिल्कुल एक आम घर, साधारण, जो गांव में बिल्कुल आम परिवार है, उससे आकर के और मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं। ना केवल मेहनत की है, बल्कि उसने लगातार अपना सब कुछ दांव पर लगा करके लोगों के बीच रहने का काम किया है। वरना आदमी क्या है कि 2 महीने मेहनत कर ले, 4 महीने कर ले, 6 महीने कर ले, लगातार 5 साल या 10 साल कोई आदमी फील्ड में नहीं रह सकता। उन्होंने और बड़ी गजब बात बताऊं, जिसके लिए मैं उनकी बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा भी करता हूं जी। जस्सी पेटवाड़ अकेला नहीं, शादी के बाद उसकी धर्मपत्नी ने भी उसके साथ जो है खूब सपोर्ट किया, खूब उसकी मदद की राजनीतिक तौर पर, गांव गांव जा जा करके हाथ जोड़ जोड़ के लोगों के से जो आशीर्वाद लेने का काम किया। बिल्कुल। और जो लोग हैं हरियाणा के जो राजनीति में इंटरेस्टेड हैं, उनको जस्सी पेटवाड़ से सीख भी लेनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि एक तरफ कैप्टन अभिमन्यु जिसका पता नहीं कितना पैसे का जुगाड़ है, मैं बताऊं कि नौकर भी करोड़पति है, तो पता नहीं कितना जुगाड़ है, ठीक है, ठीक बात है। और दूसरी तरफ एक जस्सी पेटवाड़ जो बिल्कुल आम घर का, उसके साथ पहली बात तो टक्कर लेना सोचना ही बहुत बड़ी बात है, और फिर उसको खुला चैलेंज देना, ठीक बात है, टक्कर लेना, टक्कर लेकर के उसको हराना और बड़ी गजब बात है, जिसका बहुत कम लोगों को पता होगा। आपकी कोई सी बात है लोगों ने पता ही नहीं। जी। वे जस्सी पेटवाड़ ने जिला परिषद का भी चुनाव लड़ा, जिला परिषद का चुनाव लड़के और बड़ी अच्छी जीत हासिल की, और जीत हासिल करने के बाद उसका एक काम मुझे बहुत पसंद आया जी। उन्होंने क्या कराया, जो जिला पार्षद को एक तनख्वाह मिलती है, नहीं तो आम घर का तो छोड़ो, जो अरबपति भी बने हैं ना, वो भी अपनी वो भी 100 रुपए नहीं छोड़ते, बड़ी मुश्किल से छोड़ते हैं, ठीक है। और उसने ये ऐलान किया कि मैं मेरी जितनी तनख्वाह है वो हर महीने इस इलाके की जो सबसे गरीब परिवार हैं उनको डोनेट करूंगा, और उसने डोनेट भी की। खुला दिल तो है उस आदमी का। तो देखो नेचुरल बात है जी, कि मेहनत करी है तभी तो बात बनी है। ठीक बात है। अच्छा, अब मैं आता हूं जी अभय सिंह पर। मैं वैसे तो विषय पुराना हो गया रामकुमार गौतम का, उन्होंने जो बयानबाजी करी थी, बटे चुरमा खाओ था जो भी उन्होंने बोला, उसके बाद मामला ठंडा भी हो गया। लेकिन मैंने एक बात नोट की है, पता नहीं मैं सही हूं कि गलत हूं, आप बताना। इस मामले को अभय सिंह इनेलो एंड गुट उठाए हुए था, हुड्डा साहब ने इस विषय को उठाए नहीं, उन्होंने तो एक बात कही, बुजुर्ग कह दिया होगा। आपका क्या कहना है, क्या मानना है कि भाई, क्योंकि जींद से उस साइड के लोगों ने इस मामले को नहीं उठाया, जींद से नारायण और इस साइड के लोगों ने इस मामले को पूरा जोर शोर से उठाया, आप इस मामले में कैसे देखो? सीधी ही एक बात है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रामकुमार गौतम दोनों अच्छे मित्र हैं, और रामकुमार गौतम जब भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता थे 2005 में, बहुत गंभीर बात बता रहा हूं मैं, विधायक दल के नेता तो वो बीजेपी के 2 एमएलए थे, ठीक है। एक किलोई के साथ लगता था हसन गढ़ल का, जो तोड़ दिया जी, वहां से था नरेश मलिक जिनका निधन हो गया, कोई बहुत मोटे पैसे वाला था, और दूसरा था रामकुमार गौतम भी पैसे वाले हैं क्या? गौतम भी पैसे तो होंगे जितने चुनाव लड़े हैं। ठीक है ना भाई, इतने मोटे वाले को नहीं, लेकिन है तो अच्छा, कुछ तो होगा ही, थोड़ा वकील है इतना बड़ा, ठीक है जी, तो में तो है आगे में, तो फिर नारनौंद शहर हो गया, जमीन करोड़ों की होगी, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, तो रुपया तो है। अच्छा, फिर क्या है, विधायक दल के नेता बीजेपी के, लेकिन प्रशंसा करते वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, आज भी मारते हैं पॉइंट, खूब हुड्डा की प्रशंसा करते। उसके बाद वो कांग्रेस में चले गए। एक और बहुत गंभीर बात बताता हूं मैं, अगर यही रामकुमार गौतम उस समय कांग्रेस में जाने की ना गलती करते 2009 में, तो क्या पता मनोहर लाल खट्टर साहब की जगह मुख्यमंत्री ये होते। हाँ, यह तो झूठी बात लगा भाई साहब, रामविलास शर्मा की सारी देख रहे तो मुख्यमंत्री बन गए, उसको रामविलास शर्मा और रामकुमार गौतम में गणा अंतर है। अच्छा, हाँ, क्या अंतर? रामविलास शर्मा और रामकुमार गौतम में दिन रात का अंतर है, कारण बताता हूं आपको। एक तो रामविलास शर्मा बहुत बार कहना कुछ होता है और कह देते हैं कि नहीं, कहीं की टोन शुरू कर देते हैं। देखिए आपने उनका भाषण? हाँ, मैंने कई बार देखा ना, बहुत बार। उस भाषण में वो शुरू तो होंगे डब वाली से, अरे क्या पता समाप्त हो जाए ओडल में, ठीक है, जाना हो कहीं चले जाते हैं कहीं। अच्छा, रामकुमार गौतम बीजेपी के पुराने भी नेता थे तो रामविलास शर्मा भी, लेकिन कई बार हो सकता है रामविलास की बजाय रामकुमार गौतम के किस्मत में लिख रखी हो, बन जाती बात। मान लो नहीं बनते मुख्यमंत्री, ये भी आपकी बात बड़ी करती, ठीक है, कम से कम मंत्री तो बन जाते। रामविलास शर्मा भी तो मंत्री तो बने हैं, बिल्कुल बन जाते ना, बिल्कुल बने, टिकट तक देनी है में थे। हाँ, तो बस
जब रामकुमार गौतम विधायक दल का नेता था, भले ही विधायक तो हो, ठीक बात है, ठीक है ना। नहीं तो पार्टी चाहती तो नरेश मलिक को बना देती, बहुत मोटा पैसा था नरेश मलिक के पास। हाँ सही बात है, पैसा की जरूरत थी सरकार विपक्ष ने। हाँ तो उस टाइम बदकी में था ही नहीं बीजेपी का, बात है, ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने बना, जिला प्रधान भी रहा है रामकुमार गौतम हिसार का, बड़ा अक्खड़ स्वभाव का है, ठीक है, डांट टपर तभी लगा देता है। तो सवाल ये था कि अभय सिंह एंड गुट, हाँ वो मैं अभी उसी पे आ रहा हूँ जी। तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लगातार प्रशंसा करते रहते हैं, कांग्रेस ज्वाइन की हुड्डा के नेतृत्व में। उसके बाद अब वो बीजेपी में है तो भी ये कहते हैं भूपेंद्र हुड्डा बहुत बड़ी आदमी, कहते हैं ना। हाँ लेकिन उसका सर्कल इज नॉट गुड। चलो वो तो, लेकिन हुड्डा को तो सही बताया। हाँ, बस बात खत्म। हर आदमी अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है, मैं हूं, आप हो या कोई तीसरा हो जी। और विशेषकर राजनीतिक आदमी, उसकी कितनी बड़ाई कर दे उसके मुंह पे, वो बड़ा खुश होगा। ये भी एक बड़ी खास बात हाँ, राजा महाराजा ने बढ़ाई चाहिए, ठीक है जी। और उसने थोड़ी ही यूं बता दो कड़वी बात, भाई तेरी यह गलत बात है, तो वो क्या पता अगले दिन आपका फोन नहीं उठावे। ये कमियां है नेताओं, सच्चाई बोलना जरूरी नहीं। हाँ, ठीक है जी। तो आदमी ने समझ के बोलो जितना दिखे, ठीक है। अब अभय सिंह चौटाला हो या ओम प्रकाश चौटाला या देवीलाल, इस परिवार से कभी भी जिंदगी में रामकुमार गौतम की नहीं पटरी बैठी, कभी भी। कारण वो भी बताता हूं आपने। चौधरी देवीलाल के परिवार और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ उनकी कभी नहीं बैठी। जब राजनीतिक रूप से बिल्कुल हाशिए पर थे रामकुमार गौतम, और उन्होंने 2014 का मुझे आज भी याद है चुनाव लड़ा था निर्दलीय, पूरा दमखम लगा था रामकुमार गौतम, पूरा हर चीज, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो जीत से बहुत दूर रहे, पूरी ताकत लगाई थी और उससे ज्यादा वो लगा भी नहीं सकते थे। उस चुनाव के बाद उनके दिमाग में भी ये आ गई थी कि भी नहीं बात बनेगी, निर्दलीय क्विट करना, अब राजनीति छोड़। लास्ट में उनको ये लगा कि कुछ देवीलाल के नाम का या जेजेपी के नाम का सहारा मिलेगा, कुछ आपके अपने वोट हैं और एमएलए बन जाओगे, इसलिए उन्होंने चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी ज्वाइन। लेकिन गौतम साहब का तो कहना ये है ना, मैं तो घर बैठा था, ये दिग्विजय दुष्यंत आगे घर पर मेरे टिकट दे के मैं तो जीबी कौन करा था लेने। चलो लेने जी नहीं करा था, फार्म तो रामकुमार गौतम ने भरा। फिर वो तो बोला मेरे छोरे ने धक्का करे, मेरे छोरे की इच्छा थी भाई कि मैं बना, ये बातें तो चली हैं। देखो ऐसा है, ये तो राजनीति में कहते आदमी कुछ है, करते कुछ है। आप एक बात बताओ जी, बिना चाहे कोई आदमी किसी घर आ जाएगा ना, सही बात है, और आके टिकट दे देगा। नहीं ये तो गौतम साहब रजत गौतम ने चाहा कि मैं इलेक्शन लड़ लें इनसे, बस। तो रजत गौतम किसका लड़का है तो रामकुमार गौतम का, ठीक बात है, ठीक है ना। नहीं तो फिर उन्होंने ये कहनी चाहिए थी भाई मैं तो कोई मान लू भाई मेरे छोड़न दे दो, अगर इतना ही सिस्टम होता तो। लेकिन राजनीति में कहता आदमी कुछ है, करता कुछ है, दिखाया कुछ और जाता है, हकीकत कुछ और होती है, सब कुछ कुछ और है। हाँ, जो दिखता वो है नहीं, ये वास्तव में है। हाँ ठीक है। अभय सिंह और उनके परिवार से तो इनकी फिर भी नहीं बात बनी। अच्छा, इन्होंने भले ही देवीलाल की पार्टी से चुनाव लड़ लिया, देवीलाल के परिवार की पार्टी से, लेकिन उसके बावजूद वहां भी पटरी नहीं बैठी, मंत्री पद का लाभ करते रहे बस। अब बीजेपी में भी इसे चक्र में बना दे बना दें, लेकिन बीजेपी वाले भी यूं नहीं बना रहे। जो मैंने एक बात कही ना भाई, अक्खड़ स्वभाव के, वो कुछ भी बोल देते, वो सिद्ध है। अब यूं तसल्ली नहीं बना तो दिया मंत्री के, अगले दिन मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल पड़े। अब एक अनिल विज वो लिया दिया नहीं पड़ रहा, दूसरा एक और तैयार हो जाऊंगा। हाँ। नहीं तो आप एक बात बताओ, नहीं ईमानदार तो है, देखो ईमानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईमानदारी का भी एक पैमाना और है। आज तक रामकुमार गौतम किसी ऐसे पद पर तो बैठे नहीं जब ईमानदारी प्रूव करनी पड़े, जहां यूं लगता हो भाई कोई मंत्री तो वो बने नहीं ठीक है ना, कोई मुख्यमंत्री नहीं बने, अब वो तो एक एमएलए बने हैं, और एमएलए भी वो आज तक जो बने हैं 2005 से और 9 तक बने तो विपक्ष में थे, भले हुड्डा साहब के गीत गाते रहे, ठीक है। 2019 से 24 में बने तो जेजेपी के थे, लेकिन दुष्यंत के साथ पटरी नहीं बैठी। हाँ, ठीक है। अब बीजेपी के बने हैं, अब भी जो है कुछ कुछ बोलते रहते हैं। बात तो ये है ना। अब ईमानदार आदमी, देखो एक और बड़ी गजब बात है, ईमानदार असलियत में उसी को माना जाता है जिसको जब मौका मिल जाए और तब उसने ईमानदारी बरती है। बिना मौका मिले तो सारे ईमानदार हैं। कई बार मैं घर पे कह दूं कि पापा मैंने चाय छोड़ दी, हिम्मत का काम करा, तो बोले तन्ने चाय छोड़ दी, हिम्मत का काम क्यों नहीं? हिम्मत का काम तो वो है जो चाय की दुकान करता है और चाय ना पींदा हो। हाँ,
तो ये गौतम साहब के साथ वही है। हाँ, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। हाँ, वही बात आपने कह दी भाई, मंत्रालय मिले फिर भाई, अब उनको कोई मंत्रालय मिले उसके बाद तो बेरा पटे। अभी आप एक ताजा ताजा चीज देखो, पिछले राज में पूरे हरियाणा के जो कैबिनेट थी उसमें यह माना जा रहा था भाई अनूप धानक को सबसे कमजोर मंत्रालय दिए गए। ठीक है, बल्कि जिस जस्सी पेटवाड़ का आप जिक्र कर रहे हो वो तो एक दिन खुद बोल रहा था भाई इसको तो गढ़वा बेंजू वाले जो महकमा है वो दे रखे है, पुरातत्व विभाग था। ठीक है, ठीक है। उसमें अनिल विज ने 1400 करोड़ का घोटाला पकड़ा है। आप अंदाजा देखो ना भाई, 1400 करोड़ रुपए तो बीजेपी की सरकार का एक मंत्री बता रहे हैं। एक ऐसे डिपार्टमेंट में जिसका कोई घना लंबा चौड़ा मामला ही नहीं, बिल्कुल नथिंग सा है वो, तो अगर कोई चर्चा भी नहीं करी। श्रम मंत्रालय तो बहुत कम लोगों को दिमाग में होगा। तो जो बड़े महकमे जिनको मड़ाईदार महकमे बोलते हैं उनमें फिर क्या हो रहा होगा और क्या हो रहा होगा, बड़ी सोचने वाली बात है। ओके, इस टॉपिक को अगला टॉपिक जी, विषय आवा है जी रामपाल महाराज। उनके स्वागत सम्मान समारोह भी मैंने कुछ क्लिपिंग देखी है, और कई बार में खुद गांव में पानी की व्यवस्था पे लगे रहे हैं। तो वो खुद तो कहां लगे रहे हैं, खुद तो जेल में हूं। हाँ चलो, मतलब उनके साधक लगे रहे हैं क्योंकि नाम तो उन्हीं का चल रहा है। तो वो मामला आप किस तरीके से देखो, कुछ गड़बड़ नजर आवा है? देखो, मेरा ये मानना है, या वो ईमानदारी से लग रहे हैं? पिछले कुछ एक दिन से मैं देख रहा हूं जी, जब हरियाणा में के एक बहुत बड़े इलाके में बाढ़ का संकट आया तो उसमें सरकार बहुत बड़े स्तर पर फेलियर साबित हुई। ठीक है, सरकार का चाहे जिन जिन विभागों की जिम्मेदारी थी वो सही ढंग से काम नहीं कर पाए, और कृषि मंत्री तो बिल्कुल मतलब कुंभकर्णी नींद में एक तरह से दिखाई दिया। श्याम सिंह राणा वो तो कहीं दिखा ही नहीं। जेपी दलाल वैसे गजब आदमी। ठीक है, जेपी दलाल तो लोगों के बीच में रहने वाला था। गजब आदमी। आज हालात ये है कि जिस यूनिवर्सिटी का दुनिया में नाम है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ जेपी दलाल महीने में 2-2 3-3 बार चक्कर मार देता। और श्याम सिंह राणा 1.25 साल होने को है, बताओ कितने दिन मिले के मिले लगवाए जेपी दलाल सामने। ठीक है ना, श्याम सिंह राणा पे जाते हैं। हाँ, तो वहां क्या हुआ, सरकार के फेलियर होने की वजह से खेतों में कई फुट पानी चढ़ने से जो संत रामपाल हैं उनके जो अनुयायी और जो उनकी टीम है उसने जो है गांव में कहीं मोटर दे दी, कहीं पाइप दे दिए, जिसने जितने मांगे वो देकर वो पानी निकलवा दिया। ठीक है, यहां तक ठीक है, बढ़िया काम किया, हम भी सराहना करते हैं। और वो भी एक ऐसा आदमी जो जेल में बंद है। हाँ, पीछे से लग रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल इस बात पर खड़ा होता है कि उसके बाद उनके सम्मान समारोह किए जा रहे हैं, किसान रत्न सम्मान समारोह जगह जगह हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, कभी गुराणा में हो रहा है, कभी धीरणवास में, कभी डाया में, कभी जुलाना में, कभी मैम में, तो इस तरह से अलग अलग इलाकों में होने लग रहे हैं। मैं जो देख पा रहा हूं हजारों हजार लोग उनमें आ रहे हैं, जिनमें बहुत से तो उनकी साध संगत के लोग हैं, उस इलाके के लोगों से ज्यादा तो बाहर के लोग हैं। वहां जिस ढंग की टेंट व्यवस्था, जिस ढंग की वहां जो है मैनेजमेंट हो रही है, लाखों रुपए उस चीज पर लग रहे हैं। ठीक बात है, वो पैसा कौन लगा रहा है? ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि किसी आदमी का अगर सम्मान समारोह किया जा रहा है जी, किसान रत्न सम्मान समारोह किया जा रहा है संत रामपाल का, धीरणवास गांव में किया जा रहा है, हम एक उदाहरण लेकर के चले। ठीक है, इशार फर्स्ट और इशार सेकंड की पंचायतें, ब्लॉक समिति के सदस्य वो उसका जो है सम्मान करेंगे। ये चीज, अब अगर वो लाखों रुपए वो पंचायतें, वो सम्मान करने वाले लोग लगा रहे हैं संत रामपाल के सम्मान के लिए, तो उतने रुपया बता दो, उनकी मोटर पाइप सारा सौदा एजेंडा जरूरतें कौन थी? संत रामपाल काम पीछे लगा रहा है तो ठीक बात है। अगर गांव वो पैसे लगा रहे हैं, या वो सरपंच वो पैसे लगा रहे हैं, वो आयोजक वो पैसे लगा रहे हैं, तो जितने पैसे उस प्रोग्राम पर लगाने जा रहे हैं सम्मान समारोह पे, इतना में तो उनका पानी वहीं निकल जाता। जरूरतें नहीं थी उन्हें संत रामपाल का परवाड़ा आश्रम या जहां भी धनाना आश्रम और तक जाने की। ठीक बात है, यह बात आपकी ठीक बात है ना। दूसरी बात जी, अगर ये पैसे संत रामपाल के अनुयायी लगवा रहे हैं, हम कलेक्ट करके कर रहे हैं, वो कलेक्ट करके करने हैं, तो फिर इसका मतलब ये आंखों में धूल झोंकने का काम हो रहा है, फिर ये एजेंडा चल रहा है। फिर तो एक सीधा सीधा बात है, वे पैसे तो हम देंगे और जो है सम्मान करो भाई संत का। एक बहुत कड़वी बात बताऊं मैं आपने जी, बहुत बार अगर किसी नेता की हवा नहीं बने ना, तो वो पता है क्या करते हैं, भाई चाय पानी के खर्चा तो हम ही दे देंगे,
उसके चेले चपाटे बोलते हैं, आर भाई चाय पिलानी है यार, तो गामा में से भी बहुत लोग हों, शहर में भी हो जाए हैं भाई, ठीक है भाई अपना आ जाएगा, खर्चा अगले दे हुए हैं, क्या देंगे। मैंने तो ऐसे ऐसे आदमी भी देखे हैं, नेता देखे हैं ऐसे ऐसे, जो पहले से 1-2 लाख रुपए पहुंचा देते हैं, भाई ये तू उड़ भेंट कर दी, मैंने इनकी माला दे दी, अब पे अपने दौरत है माहौल बनाने के लिए। नाम तो ठीक नहीं है नाम बता दो किस कंस्टिट्यूएंसी की बात नाम गणे हैं, एक नहीं गणे हल्के, ठीक है ना, नाम बता दें तो बेचारे खाम खा, फिर बताएंगे किसी दिन, फिर बता देंगे, ठीक है। आप तो रामपाल वाली पे वो समझ गए होंगे। अच्छा हाँ ठीक है, वो देखे हैं अपने, अच्छा अपने वीडियो देखे हैं जिनका जिक्र है, बस वो समझ गए, ठीक है। उनका फोन आ लेगा अगली वीडियो में, अगर उनका फोन नहीं आया तो बता देंगे, आ लेगा, ठीक है। तो आपका मोबाइल नंबर क्या है? मोबाइल नंबर है 94-166-74-472। इसमें गूगल पे है, गूगल पे भी है, फोन पे भी है, इतना चाहिए था इंग्लिश में बता दूं 9416674472। हाँ इसमें गूगल पे भी चलेगा। हाँ तो अगली बार आपका नाम ना आवे, हाँ। तो जो संत रामपाल की बात है, वे अलग अलग गांव में इतने आलीशान कार्यक्रम जिसकी कल्पना नहीं हो सकती, ठीक है ना, हजारों हजार लोग उमड़ रहे हैं, और उन संत रामपाल के ये स्वागत समारोह हो रहे हैं जो खुद जेल में बैठे हैं, उनका एक स्टेच्यू रख देते हैं उस पर कुर्सी पे, वहां माला पर आई जा रही है, और सरकार की नींद में। क्योंकि नायब सिंह सैनी साहब को एक चीज सोचनी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम उनको याद भी दिला देते हैं। जब मनोहर लाल खट्टर पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब ये सबसे पहला मामला संत रामपाल का ही हुआ था, और उनके बरवाड़ा आश्रम में किस तरह से हजारों हजार लोग खड़े थे, बाहर पुलिस खड़ी थी, और उनको जो है गिरफ्तार नहीं करने दिया जा रहा था। कितने घंटे चला था वो एपिसोड, ठीक है ना, सरकार हिलने के हालात बन गई थी। और मुझे आज भी वो दिन याद है, उस जब ये पूरा एपिसोड चला, उसके 2 या 3 दिन के बाद जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया, 2 या 3 दिन के बाद जो है मनोहर लाल खट्टर हिसार रेस्ट हाउस में आए हुए थे, और सैकड़ों लोग खड़े। तो खट्टर साहब ने कहा भाई बहुत मुश्किल से जो है इस मामले का सुलझाड़ा कराया है, वो पीड़ा उनके चेहरे पर बिल्कुल दिख रही थी, एक फ्रस्ट्रेशन होती है ना। ये सुनने में आया था भी सुभाष बराड़ा ने उनको, कई नेता थे उसमें, हाँ। एक सुभाष बराड़ा नहीं, कई थे। अच्छा हाँ, वो पता है उन बातों का, लेकिन ठीक है जो हो गया। अब जिक्र करना क्या पड़ा। तो जब उस समय संत रामपाल ने इतना बड़ा सिस्टम खड़ा कर दिया था, और अब एक बार फिर से हो रहा है ये सारा मामला, तो सरकार को इस चीज की तो जांच करानी चाहिए भाई, पैसा आ कहां से रहा है। ये जो सम्मान समारोह हो रहे हैं, ये गांव वाले ही कर रहे हैं, ये सरपंच कर रहे हैं, एक किसान यूनियन ने किया। जैसे आपको एक उदाहरण और दूं, डाया गांव में, डाया गांव है नलुवा हल्के का, और ये धीरणवास भी नलुवा का है। तो जो यूनियन ने किया, बड़ा वहां भी भव्य कार्यक्रम। अब यूनियन वाले अगर इतना पैसा लगा करके और उनका सम्मान समारोह कर रहे हैं, तो फिर तो कोई कमी नहीं यूनियन के पास। बड़ी सोचने वाली बात है। अब गुराना गांव में किया, अगर उतने पैसे लगा के उन सारे गांव में पानी में लिखड़ जाता, जब गांव के पास पैसा है तो फिर ठीक है ना, गांव के पास है, या सरपंच अपनी जेब से लगा रहा है, या सरपंच एसोसिएशन लगा रही है, कौन लगा रहा है, इस चीज का तो पता होना चाहिए। लेकिन कोई नहीं बोल रहा। बहुत गंभीर और बड़ा सोचने वाला विषय है, और प्रदेश सरकार और विशेषकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को तुरंत प्रभाव से इस पर ध्यान देने की जरूरत है। रवि आजाद को लेकर क्या मामला आपके दिमाग में? रवि आजाद जब अंदर गया है, उसके ऊपर जो आरोप लगे थे, जेपी साहब का नाम लिया गया था, तो आपने क्या लगा कि वो कितना सही कितना गलत था रवि आजाद? देखो वही फिर बात आएगी, सही गलत का फैसला तो कोर्ट करेगी, ठीक है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। लेकिन हम तो ये बता सकते हैं कि जिस ढंग से वहां पंचायत का आयोजन किया, पहली बात तो इस तरह के जब गंभीर आरोप लगे हों और उसमें एकदम से इस तरह की पंचायत करके, और जिस ढंग से पंचायतियों ने दूसरे पक्ष को सुने बिना ही अपना फरमान जारी किया, उसको मैं तो उचित समझ नहीं रहा। क्योंकि वहां एक पक्ष ना होके कई पक्ष बन गए थे। एक पक्ष तो वो जो रवि आजाद वाला, वो वहां मौजूद, ठीक है। दूसरा पक्ष जो गुड़िया है उसका परिवार या वो गुड़िया,
तीसरा पक्ष रवि आजाद बार बार जेपी दलाल पर आरोप लगा रहे हैं। जेपी दलाल से पूछना चाहिए ना उन पंचायतियों को, आपको बार बार टारगेट कर रहे हैं, बताओ आप कारण क्या है। और चौथा, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो पुलिस से भी पूछनी चाहिए, अगर फैसला ही देना है तो पंचायतियों को। दूसरी बड़ी बात, उन पंचायतियों ने, उसी पंचायत में एक महिला ने की और एक पूर्व जिला पार्षद सुरेंद्र सिंह किलका की आपस में जो हाथापाई हुई, उसी का फैसला नहीं कर पाए वो पंचायती। उसके लिए तो वो ये कह रहे हैं भाई पुलिस केस करो, कह रहे हैं ना, केस हो रहा है, उसने पंचायत में निपटान लग रहे हैं। मतलब आप देखो कैसे पंचायती हो रहे हैं, कितनी गंभीर बात है। तो ठीक है, मेरा यह भी मानना है कि सार्वजनिक जीवन में जो आदमी, क्योंकि रवि आजाद भी एक किसान नेता सार्वजनिक जीवन में है, और इस तरह के गंभीर आरोप जब लग जाएं, और उसमें अब तो वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, एक बार छवि पे तो डेंट लग गया ना, मान लो उसके बाद वो निर्दोष साबित हो जाता है, तो इस चीज की भरपाई कौन करेगा? भारत में एक ऐसे कानून में एक ऐसा सिस्टम भी तो होना चाहिए। आरोप तो पता नहीं कौन किस पर क्या लगा देता है, ठीक है, और उसके बाद जो आदमी निर्दोष साबित हो जाए फिर क्या बनेगा उसका? अब जेपी दलाल पर आरोप लगाए ना, पहले जो मनीषा का मामला था उसमें भी खूब आरोप लगे कि भाई कॉलेज में जेपी दलाल पार्टनर है, फलाना है, धिकड़ा है। अब जेपी दलाल पर क्या बीत रही होगी आप खुद चीज भी देखो। क्या किसी ने जेपी दलाल का पक्ष जानने की कोशिश की? क्या इन पंचायतियों का यह फर्ज नहीं बनता था, कोई भी हो, कि भाई दलाल साहब आप भी पंचायत में आओ और आप ये बताओ आप पे ये आरोप लग रहे हैं। और पंचायत में कोई भी आओ आदमी, कोई जरूरी थोड़ी है भाई उसका घर जाके पूछ ले। पंचायती का मतलब क्या है? पंचायती का मतलब ये है कि भाई न्याय करना, भाई फैसला करके उठेंगे। कई बार पंचायतों में ये भी होता, आदमी नहीं आता, उसके घर में जाना पड़ जाए। लेकिन आजकल सिस्टम, आजकल ऐसा हो रहा है पंचायतियों का, बहुत से पंचायती हैं, मैं भी बहुत सी पंचायतों में कई बार चला जाता हूं, तो वहां जो देखता हूं ना, तो बहुत बार ऐसा है कि जो जिसको बुलाता है ना वो उसे का पक्ष ले है, न्यूट्रल है नहीं, तभी तो नहीं हो रहा मामला। नहीं तो आप एक बात बताओ, कितनी बड़ी बात है, जिस पंचायत ने उसको निर्दोष साबित किया, देखो बड़ी गहराई की बात, निर्दोष साबित किया, उसके बाद उसको पकड़ लिया, अब कहां है भाई वो पंचायती? अब क्यों नहीं कर रहे पंचायत? अब भी तो करनी चाहिए ना भाई, जब हमने निर्दोष साबित कर दिया तो इसको पकड़ कैसे लिया भाई? फरमान अब कहां गए वो फरमान? तो एक गलत परिपाटी है। हाँ, मेरा यह भी मानना है कि बिना इन्वेस्टिगेशन किसी को गिरफ्तार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, जाओ गिरफ्तार कर लिया किसी को, उसके बाद फिर वो निर्दोष हो गया तो हो गया, बाद में उसका करियर चौपट। हाँ, जो घर में उसकी इमेज है, परिवार है, घर बर्बाद हो जाते हैं। पीछे संभालने वाला कौन है? कोई भी हो, एकला रवि आजाद का मामला है जिक्र नहीं है, कोई भी, हाँ बहुत है। ये तो रवि आजाद तो ठीक है, वो हाइप में था तो चल पड़े मामला। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष किसको बना रहा है? क्योंकि हर बार चर्चाएं, 2 बार नहीं, मैं तो कौन हूं बनाने वाला तो बीजेपी वाले बनाएंगे, ठीक है, लेकिन क्या लगा कि कौन? देखो मेरे को ये लग रहा है कि एक तो मोहनलाल बड़ौली की किस्मत अच्छी है, वो अच्छी किस्मत लिखवा के आ रहा है। पिछले कई दिन से लगातार इस तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं, उस पर भी गंभीर आरोप लगे थे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी पद गुन गया। अगर किसी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर इस तरह के आरोप लग जाते ना तो बीजेपी वाले कटिया तारे दिन बिल्कुल। तो कांग्रेस ने कटिया नहीं उतारा? नहीं, कांग्रेस वाले नहीं कराया, करना चाहिए था। देखो स्पष्टीकरण तो लेना चाहिए था। वो तो जब अनिल विजय कहने लग रहा है, उन्हीं की पार्टी का मंत्री, भाई इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो जो है पद छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं छोड़ते। बड़ौली साहब की किस्मत मैं इसलिए मान रहा हूं, तो आपके हिसाब से बड़ौली साहब दोबारा भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं? ज्यादा, सबसे ज्यादा चांस इसी चीज के। और जहां पे दिवाली पे लाइन टूटी थी, उनकी भी उम्मीदें तो कायम हैं। उम्मीदें कायम इसलिए हैं कि एक तो फैसला हो गया हो, एक तो कोई बना दिया हो, बनाया तो कोई है नहीं ना, ठीक है। मोहनलाल बड़ौली के सबसे ज्यादा चांस हैं दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनने की, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ओके, ठीक है। लेकिन अगर वो हटते हैं तो बहुत लोग लाइन में हैं, अब उनमें से किसकी किस्मत जोर मारे है? अच्छा, बहुत लोगों में कौन कौन? अब एक हालात और होगी,
नितिन नवीन के बनने के बाद सारे चुप बैठे। हर वो बीजेपी का नेता जो पार्टी का सक्रिय सदस्य है, उसका आशा जगी, उसके सबको उम्मीद जगी भाई केवरा कड़ा आ जाओ नाम। सारे डिसेंट बनने के चक्कर में है। बहुत लोगों के दिमाग में है, हराना भी चाहिए, तो जरूरी थोड़ी है जिनके नाम चल रहे हैं वही बने। कभी आपके भी दिमाग में आ जाए कभी बीजेपी में कोई पद दे दी ना मतलब आ तो उसका ही है। मैं तो कोई पद मांगे नहीं है। नहीं मांगे तो नवीन ने भी नहीं होगा। नहीं मांगा नहीं, लेकिन बीजेपी मैंने क्यों देगी, बात तो ये भी है ना। कई बार जो कर आज इंटरव्यू में आप हुड्डा साहब की बिल्कुल पीछे पड़े, हुड्डा साहब ना ना मैं किसी का पीछे पड़े तो अपने तक संभाला नहीं। और बीजेपी की थोड़ी 2-4 वीडियो बढ़ाई तो कुछ ना कुछ तो दे ही देगी बीजेपी। कुछ नहीं, देखो ऐसा है अपने लिए, मैंने आपको पहले बताया ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, जो अपने दिमाग में आती है। ऐसी चर्चा हो आप मंत्रियों के पास बैठे हो, विधायकों के पास बैठे मंत्री, भाई किसी मंत्री ने कहा हो आपको कि भाई जोशीला साहब मैं तो आप मंत्री की बात करते हो, सुन लो मेरे को तो बहुत बड़े बड़े ऑफर मिल रही है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। जब इच्छा होगी तो ना नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है। अभी इस कारण वो भी कारण बताऊं आपने, वो भी इस कारण नहीं है कि मैं अभी किसी एक पार्टी या एक नेता के साथ बंद करके काम नहीं करना चाहता। विधायक तो तीनों पार्टियां और ये बात आज से नहीं, इससे पहले भी एक विधायक तो तीनों पार्टी का नहीं बन सकता ना, एक विधायक तो एक ही पार्टी का बनेगा, वो अलग बात है। विधायक बनना, एमपी बनना वो को घनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब सुन लो, अब सुन लो 90 विधायक हैं, उन 90 में तो लोग कितने के नाम जाने। ठीक बात है, ठीक है ना। असली कहानी नेता बनना, लीडर। अब तो नेता चाहिए आपने, तो नाम चाहिए लीडर बनना। देखो मैं 2 लाइनें, मैंने बहुत प्रेरित हूं मैं 2 लाइनों से। क्या बात आपने कहा नाम चाहिए, मैं बता दूं, वो 2 लाइन सुना भी देता हूं। जी जी जी। आदमी का कोई भी हो, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा हो कि सुनते ही काम हो जाए। मैं इस नीति पे विश्वास करता हूं। तो फिर काम तो ऐसा करो कि नाम हो जाए। कभी कुटिया बुलाया कि नहीं बुलाया? बुलाया है मेरे को तो 4-5 बार तो मुख्यमंत्री ने कही। क्या कहा कि आओ बैठ के एक बार बात करते हैं। फिर वो एक बार हुई कि नहीं हुई? ना मैं गया ही नहीं। दरअसल मैं कई बार नहीं, व्यस्त ही इतना मामला हो रहा है। क्या चौटाला साहब ने कभी, अभय जी ने या अजय सिंह चौटाला ने कभी बुलाया? अभी आ जाओ चर्चा। सारे बुलाते हैं मेरे पास हरियाणा। मैं एक बड़ी गजब बात बताऊं, पद तो मैं तो लोगों दुआऊं हूं, सारी पार्टियां में दुआऊं हूं। हाँ, सब पार्टियों में, एक में नहीं, सब पार्टियों के जितने सीनियर नेता हैं उनको मैं किसी की सिफारिश करती हूँ तो, और मेरी मानने भी आ गई, इसमें भी कोई दो राय नहीं। पद नहीं, मैं तो टिकट भी दिला देता हूं। फिर खुद के कुंडली में कौन से ग्रह उठपटा, समय की बात है, देखेंगे आगे। वो मैंने आपको बताया ना भाई, एमएलए एमपी कुछ नहीं है, नेता बनने वाली बात है ना। नाम होना चाहिए भाई। क्या पता एक ऐसी हालात बन जाए आप उस हालात में हो, किसी ने कहने की जरूरत नहीं हो। मैं तो जी 2 रुपया का भाई तेरी छोटा मोबाइल लेकर चल लूं, हमने तो कोड याद करे था। 2 रुपया का माइक और मोबाइल बहुत बड़ी ताकत है इसमें, ठीक है ना। आज हजारों हजार लाखों लोग जो देख रहे हैं ना, वो सिर्फ इसी की वजह से देख रहे हैं। अपने आप को कमजोर समझना नहीं चाहिए। मैं आपको एक बहुत गजब बात बताता हूं, किसी के ब्याह में भी चला जाऊं ना मैं, तो 20, 30, 50, 100 आदमी तो वैसे नमस्ते करनी है, हाथ में लानी मिल जाती है, जिनको मैं जानता भी नहीं। लेकिन मेरी भी एक आदत है, मैं अगला पूछ लेता हूं, भाई देख मेरे दिमाग में नहीं, बता तू क्या नाम है तेरा। वो केवल किस लिए, इसी की माइक और इसी की वजह से। ठीक है ना, कोई घमंड नहीं अपन इस चीज का। तो एक अपना नेक्स्ट सवाल, हरियाणा में कौन कौन बाबू बेटा, माँ बेटा, भाई भतीजावाद, कौन कौन चल रहे हैं, किसके नाम उठ रहे हैं, कौन धरती पे बैठन लगते हैं? देखो हरियाणा में परिवारवाद तो हमेशा से रहा है। बात करा हुड्डा साहब की बाबू बेटा, मशहूर तो यही है। मशहूर तो ये इसलिए इस चुनाव में कर दिया ना बाबू बेटा बाबू बेटा, वरना तो हरियाणा में क्या था, चौधरी देवीलाल ने अपने दूसरे नंबर के बेटे प्रताप सिंह चौटाला को पहली बार चुनाव लड़ा था। अच्छा। ये जितने जो लाल परिवार हैं, सबसे पहला चुनाव चौधरी देवीलाल ने अपने बेटे प्रताप सिंह को लड़ा था। ओम प्रकाश चौटाला को नहीं लड़ाया। अच्छा। वो सबसे बड़ा था। ठीक है। ना रणजीत सिंह को लड़ाया, लेकिन प्रताप सिंह को लड़ा था। प्रताप सिंह विधायक भी बना था, लेकिन एक ही बार बना, उसके बाद उसकी राजनीति नहीं चली। तो बाबू बेटा कौन ठीक है। ऊपर जा रहे? उसके बाद हरियाणा की राजनीति में पहले भाई साहब सुरेंद्र सिंह बने।
सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा, सुरेंद्र सिंह चौधरी बंसीलाल के बेटे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। अब जो भाई साहब कहे ना सारे लीडरों ने, वो पहला भाई साहब वो था, क्योंकि चौधरी बंसीलाल के राज में उसकी तूती बोल लिया करती। ठीक है। अब तो सारे तो मतलब आदमी हो 50 साल का और वो भाई साहब के 25 साल का हो तो भी उसके पैरा का याद करने हैं। बहुत लोग ऐसे भी देखें। ठीक है। अब जो बाबू बेटे हैं ये तो इस चुनाव में मशहूर हो गए। ठीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, एक अकेले नहीं है, बहुत हैं। अब अभय चौटाला उनका बेटा अर्जुन चौटाला है, करण चौटाला भी है, अजय चौटाला के भी दोनों बेटे हैं, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला। ऊपर कौन कौन सा, नीचे कौन कौन? देखो ऊपर नीचे तो समय में बदलता रहता है राजनीति में। दुष्यंत आज के दिन मेरा ये मानना है कि राज बीजेपी का है। बीजेपी भी जिस परिवारवाद पर निशाना साधती थी, आज उस परिवारवाद से वो भी छुट्टी नहीं है। बीजेपी भी एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसमें श्रुति चौधरी मंत्री है, उसकी मां एमपी है, आरती राव मंत्री है, उसका पिता केंद्र में मंत्री है, शक्ति रानी शर्मा विधायक है, उसका बेटा सांसद है, बीजेपी समर्थित है। ठीक है। आज के दिन वहां भी परिवारवाद का कहीं कोई वो नहीं, अब तो सब एक जैसा हो रहा है, सौदा रण मिल रहा है। ठीक है। तो अब आगे कौन पीछे कौन है, उसमें यह है कि जेजेपी जीरो पे थी 2024 में, उनके पास तो खोने के लिए कुछ है नहीं, जीरो से नीचे तो क्या आएगा, वो तो दिन रात जो कुछ है वो बढ़ी रहा है। ठीक है। इंडियन नेशनल लोकदल की 2 सीटें थी, अब वो 5 साल में 1 से 2 पाए हैं। अब उनके लिए अभय सिंह चौटाला, पहली बार ऐसा हुआ पिछले साल जब ओम प्रकाश चौटाला साहब की छत्र छाया उनसे दूर हुई है। ठीक है। वरना तो वो भी ओम प्रकाश चौटाला के सानिध्य में काम कर रहे थे। पहली बार उनको फ्री हैंड मिले हैं और उसमें उन्होंने एक बड़े गजब का फैसला ये लिया, जिसपे हमने एक वीडियो पहले बनाया था कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल को सरवाइव करना है तो इनको रोहतक में घर लेना चाहिए, रोहतक से चुनाव लड़ना चाहिए और रोहतक में जो है रैली करनी चाहिए, जो उन्होंने रैली की। और आज मैं एक बड़ी बात और कहता हूं, अब अभय सिंह चौटाला को एक ऐलान और कर देना चाहिए कि पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक बना रखे हैं प्रोफेसर संपत सिंह, जो पूर्व गृह मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री। वो पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है आज। अभय सिंह चौटाला राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संरक्षक हैं, वित्त मंत्री और गृह मंत्री और पार्टी में को रहा ही नहीं। ठीक है। चौटाला साहब और चौधरी देवीलाल के साथ भी उन्होंने काम कर रखे है, दोनों ही सरकारों में काम कर रखे हैं। तो अब एक ऐलान कर दें भाई, जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ेंगे वहां से हम प्रोफेसर संपत सिंह को टिकट देंगे। ठीक है। प्रोफेसर संपत सिंह जो लगातार 2 चुनाव में कांग्रेस की टिकट नहीं मिली, उसके लिए वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही दोषी ठहरा रहे हैं, भाई हुड्डा साहब ने मेरे को टिकट नहीं दी। उनका ही बेरा परिचय कितना दमखम है। और प्रोफेसर संपत सिंह देखो, एमएलए वो रैली है, वित्त मंत्री गृह मंत्री रैली है, उससे बड़ा तो डिपार्टमेंट नहीं है। एमपी का चुनाव लड़ लिया, वो हार गए। मुख्यमंत्री उनको अभय चौटाला या कोई बनाएगा नहीं बनाएगा ना मुख्यमंत्री, और उन्हें क्या बनना, नेता तो बन जाएंगे कम से कम। नेता वो आज तक इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि पहले वो चौधरी देवीलाल की छत्र छाया में काम किया, फिर चौटाला साहब के साथ किया, फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ किया, फ्री हैंड तो उनको भी नहीं मिला। और जैसे ही वो किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टक्कर में लड़ेंगे चुनाव, हीरो बन जाएंगे, राष्ट्रीय राजनीति पर प्रोफेसर संपत सिंह छा जाएंगे। तो ये ऐलान तो कर देना चाहिए। और तारीख भी बता दूं आपने सबसे सही, अभय सिंह चौटाला का जन्मदिन है फरवरी में। ठीक है। उस दिन किलोई में ही प्रोग्राम रख रखे है। अच्छा। और ओढ़े ऐलान कर दे मैं हमारा प्रत्याशी होगा प्रोफेसर संपत सिंह, डुंडा पाट जाएगा। और उस रोहतक का अनुभव है प्रोफेसर संपत सिंह के पास। तो उनके पास इतना वोट बैंक है कि वो सबको वोट बैंक का कुछ नहीं होता। वोट बैंक की सुन लो, राजनीति में वोट बैंक कैसे, मतलब 1 मिनट में यू टर्न मार जाता है। 2014 का लोकसभा चुनाव से पहले चौधरी देवीलाल के परिवार ने हिसार पार्लियामेंट में विधानसभा या लोकसभा के जितने चुनाव लड़े सब हारे। चौधरी देवीलाल ने लड़ा गिराई से, वो हारे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने एमपी का लड़ा, वो हारे। रणजीत चौटाला ने एमपी का लड़ा, वो हारे। रणजीत चौटाला ने एमएलए का लड़ा, वो हारे। अजय चौटाला ने बाई इलेक्शन लड़ा, वो हारे। लोकसभा का सारे हारे। और 2014 में जब इन लोगों के दोनों बड़े नेता जेल में, ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला, उस समय दुष्यंत चौटाला, जिसको राजनीति के एबीसीडी का भी नहीं पता था, उसने हिसार से एमपी का चुनाव लड़वा दिया पार्टी ने।
6 हल्कियां में वो चुनाव हार गया भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई के मुकाबले। नलवा, आदमपुर, बरवाड़ा, आंसी, हिसार, बवानीखेड़ा, और केवल 3 हल्के उचाना, नारनौंद और उकलाना में जीत गया। और उसके बाद वो चुनाव जीत गया नेता पा गया। एमपी होते हुए उसने उचाना से एमएलए का लड़ लिया 5 महीने बाद। उस प्रेमलता ने उसको चुनाव हरा दिया, जिस प्रेमलता ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। चौधरी वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी ने 5-6 महीने बताओ कहां यूटर्न हो गया मामला। उसके बाद फिर क्या होता है, ये तो था जब वो सिटिंग एमपी था, तब तो वो उचाना से हारता है। 2019 का चुनाव आया, फिर बूम से जीतता है। 2019 के चुनाव में हिसार लोकसभा से लड़ा दुष्यंत चौटाला ने चुनाव, हार गया। हारने के बाद उसने उचाना से चुनाव लड़ा एमएलए का, 50,000 के आसपास वोटों से जीत गया। 47,000 50,000 के आसपास हो गए, जीत गया। 4.5 साल उप मुख्यमंत्री रहा, और उसके बाद उसी उचाना में उसके 7,000 वोट आए। आजाद उम्मीदवार भी उनसे ऊपर थे। आप ये बताओ ना भाई, वो 1 मिनट में यूटर्न हो रहा है मामला। बताओ कहां रह गया वोट बैंक। राजनीति से खतरनाक कोई चीज ही नहीं है। अब आप ये समझा ना भाई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अजय हैं। बहुत लोग ये भी कह देते कि लोई में नहीं आ रहे, कि लोई में भी आ रहे हैं। खुद नहीं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भाई भी आ रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता भी आ रहे हैं। अब आज वाली पीढ़ी में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज का नहीं पता, और वो ये चला देते हैं बातें। बहुत से सोशल मीडिया के साथी भी चला देते हैं भाई धर्मवीर सिंह तो कोई चुनाव नहीं हारता, इसको कहीं से भी खड़ा कर दे तो जीत जाता है। सुनिए ना आपने ये बात, ठीक बात है। जबकि हकीकत ये है कि धर्मवीर सिंह 1987 से और 2000 के बीच में जितने चुनाव हुए सारे आ रहे हैं। 2000 में दोबारा जीते हैं, एमपी का भी आ रहा है, एमएलए का भी आ रहा है, लेकिन उन लोगों को नहीं पता होता कई बार। तो बाबू बेटा की सीरीज में आपने अभय सिंह, दुष्यंत चौटाला और हुड्डा साहब का जिक्र किया, और कौन कौन? और भी बहुत हैं। अब जैसे अगर बात करें रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनका बेटा भी, दोनों हैं पिता पुत्र, एक एमपी एक एमएलए है। जयप्रकाश जेपी खुद एमपी है, उनका बेटा विकास सारण है। अभी कृष्ण बेदी सरकार में मंत्री, उसका बेटा करण प्रताप सिंह जो है बीजेपी के लिए खूब काम कर रहा है, विशेषकर युवाओं में। ठीक है। इसके अलावा अब वरुण मुलाना है जो खुद विधायक एमपी हैं, उनकी धर्मपत्नी पूजा चौधरी एमएलए हैं। तो बहुत लंबी लिस्ट है, और ये तो चलती रहेगी। हर नेता अपनी आने वाली पीढ़ी को एडजस्ट करता है। एक बहुत गजब बात बताऊं, नेता ये चाहता है कि पहले मैं करूं राज, ठीक है, उसके बाद बूढ़ा हो जाता है तो आपका लड़का ने करा देता है, अगर लड़का छोटा हो तो बहू ने खड़ी कर दी। सारे तो यूं है। और ये एक घर में नहीं है, सिर्फ पूरे हरियाणा में एक घर, बड़े राजनीतिक परिवारों में, जिसकी एक पीढ़ी में एक ही आदमी राजनीति करता, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। बड़े राजनीतिक घरानों, रणबीर सिंह हुड्डा, ठीक है, अकेले। उसके बाद रणबीर सिंह के बेटे कैप्टन प्रताप सिंह ने चुनाव लड़ा था, जिसका बहुत कम लोगों को पता है। कैप्टन प्रताप सिंह ने एक ही चुनाव लड़ा, वो हार गए। उसके बाद वो घर बैठ गए, उन्होंने राजनीति छोड़ दी। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा, और आगे भी मैं जो समझ रहा हूं उस परिवार को बड़े नजदीक से मैंने देखा है, बड़ा संस्कारित परिवार, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे भी एक ही करेगा, जबकि बाकी में देखो, बाकी हम नामी शामी खड़े हुए हैं। चौधरी बंसीलाल के 2 बेटे, दोनों नामी शामी चुनाव लड़े, रणबीर महिंद्रा और सुरेंद्र सिंह ने। बहुत कम लोगों को पता होगा, रणबीर महिंद्रा कांग्रेस का कैंडिडेट था लोकसभा का, सुरेंद्र सिंह हरियाणा विकास पार्टी का था। पति पत्नी भी अलग अलग पार्टियों में, तो किरण चौधरी कांग्रेस में थी, सुरेंद्र सिंह हरियाणा विकास पार्टी में था। यहां तो ये भी हालात है। आपको और बता देता हूं, एक बड़ा कद्दावर नेता है हमारा, बड़े पारिवारिक रहे हैं वो, नाम बता दो, ठीक है। उनके 3 लड़के हैं, तीनों अलग अलग पार्टियां में, घर में एक में रहे हैं। ये तो फिर समझदारी वाली बात है ना। बताओ आप, जिसकी सरकार होगी उसके घर की तो सरकार है। अच्छा, फिर तीनों टिकट मांगे, 2 तो जम्मा सक्रिय थे, तीसरा थोड़ा हायूं था, भाई कोई दे देगा तो ठीक है। पार्टियां भी बड़ी समझदार हैं, उनने क्या किया भाई, एक ने देवाएं तो दूसरा नाराज, उन्होंने उनकी मां को दे दी, लगाओ भाई तीनों नारे। यह पार्टी ने ठीक सोची, ठीक है ना, मां के खिलाफ तो कौन जाऊंगा। हाँ भाई, लगाओ भी तीनों नारे। तो ये चीज है, हर
नेता अपने परिवार को, और इसमें भी मैं ये भी मानता हूं स्पष्ट तौर पे, देखो गलत भी नहीं है, करें कि अब उनका काम ही ये है। अब जिसका जो प्रोफेशन है ना, अब बहुत कड़वी एक बात और बताता हूं, मजबूरी भी होगी उन्होंने अपने परिवार को झोंकना राजनीति में, क्यों होगी मजबूरी वो बताता हूं। पहले एक घर से एक ही नेता होता है, गांव में के बराबर एक के चौधरी हो, ठीक है। अब क्या हो गया, एक नेता मान लो कोई एमएलए बन गया, अब उस एमएलए ने दिल्ली भी जाना, चंडीगढ़ भी हाजिरी मारनी, नेताओं को भी मारनी, कदे कोई मीटिंग आ गई वह भी अटेंड करनी, और दिन में 10 शादी के कार्ड भी आ गई, 10 गोडे भी नुआने, सारे कामों कैसे करेगा? फिर वो करेगा, आपकी बहू ने, आपके छोरा ने, भाइया ने, उनने सब ने कहेगा भाई करो। अच्छा, फिर जो आदमी नमस्ते जब मिलने शुरू हो जाते हैं ना, भाई यू विधायक का बेटा है, यू विधायक का भाई है, विधायक की बहू है, तो वो फिर फीलिंग लेनी शुरू कर दे। मैं तो ऐसे ऐसे आदमी दिखा दूं, आपने सुन लो, एक मंत्री के तो भतीजे भी गनमैन ले रहे हैं। कौन मंत्री है कि विधायक है? ना मंत्री है, ठीक है, एक विधायक का छोरा गनमैन ले घूमे, घने हैं इस तरह के। बताओ भाई, क्या प्रोटोकॉल है? ठीक है ना। एक मेरा मित्र बताने लग गया, एक मंत्री है, और बोले यार उसकी बहू तो बिल्कुल घरेलू महिला है, वो तो कभी बाहर भी नहीं गई, वही बिलेव गनमैन रखे। फिर मंत्री को तो, परिवार को तो सिक्योरिटी मिलती होगी, विधायक को शायद ना मिलती हो, मंत्री को मिलती है। परिवार को थोड़ी, मंत्री को मिलती है सिक्योरिटी तो, मेरे ख्याल से मिलती है ना ना। अच्छा, मेरे को पता नहीं वैसे। बाकी और मंत्री रखे हैं, बताओ तो सिक्योरिटी वो मंत्री का परिवार कौन से पद पे? ठीक है ना, वो तो मंत्री को है, विधायक को एक को मिलती हुई, मंत्री को कभी पूरे परिवार, मैंने पता पूरे परिवार को कुछ नहीं, उसको सिक्योरिटी दे दी उन्होंने, तो वो कह दे भाई ठीक है, एक इसके गिले लिए, एक इसके गिले लिए, और चल रहा है बस ना, कोई उल्टा कोई खिलाफ बोलनी है नहीं। खिलाफ तो वो बात होगी ना कि लोग कुछ एक तो अंध भगत हैं, कुछ एक ऐसे हैं जिनकी सोचने की अक्षमता बड़ी कमजोर हो चुकी है, सोच ही नहीं रहे बेचारे, ठीक है। कुछ एक ऐसे हैं जिन्होंने अपने ठीक है 5 किलो अनाज ले लिया और ले लिया, वो सोच रहे हैं जैसा चल रहा है चलने दो, तब तो ठीक हो, तब तो मिले खाना। आज तक एक और बड़ी गजब बात है, क्रांति कौन करता है? हमेशा जो मिडिल क्लास है ना, वो क्रांति करती है, वही पीछे, क्योंकि जो गरीब हैं वो तो बेचारे ठीक है अपना टाइम पास कर रहे हैं, और जो अमीर है उन्हें जरूरत नहीं। बिचला जो सिस्टम है ना, वो ही तो किमेन किमें करेगा, उससे कई नुकसान होगा बस। और कोई नहीं बात, बस और तो जो कुछ पूछना है वो बता देंगे, या दर्शक कमेंट करके बता देना, अगले वीडियो में बता देंगे भाई। अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी, शायद 10वें दिन आ जाए, तो आप अपनी प्रतिक्रिया नेक्स्ट वीडियो में दें कि क्या क्या आपके सवाल है, ताकि हम पूछ सका। फिलहाल भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, तब तक के लिए धन्यवाद।